हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी का नया राजपत्र जो है जारी कर दिया गया है। और जो भी अभ्यर्थी राजपत्र के बारे में नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं कि राजपत्र होता क्या है। तो देखिए, राजपत्र में जितनी भी नियम होते हैं भर्ती से संबंधित वो सारे ही लिखे जाते हैं। साथ ही इसमें विवरण होता है एमपी में कितनी पोस्ट यहाँ पर है। और जो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी पोस्ट है उनकी सैलरी से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी ही यहाँ पर दी गई हैं। उसके साथ ही मिनिमम अहार्ता दी गई है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए वर्ग 1 के या वर्ग 2 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपकी योग्यता जो है यहाँ पर क्या होनी चाहिए उनके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। चूँकि अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो है मुख्य परीक्षा के बारे में एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया है, तो यहाँ पर इसमें जो है राजपत्र आया इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं और भर्ती पर ये किस तरीके से प्रभावित होंगे वो सारी ही बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चूँकि यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमपी में जो है महिलाओं को सीधे तौर पर 50% आरक्षण शिक्षा विभाग में दिया गया है। तो उस पर भी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरियाज जो हैं इन्होंने नए राजपत्र में बनाए हैं। तो ये मध्य प्रदेश का राजपत्र जो है आप देख सकते हैं, जो कि 27 दिसंबर को जारी किया गया है। इसमें आप देखें तो नियम जो है किस तरीके से दिए गए हैं। तो उक्त नियमों के स्थान पर देखिए इसमें क्या लिखा है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर्त प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन होगा। तो जो भी स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं वर्ग 2 के लिए कि वो क्या चयन परीक्षा दे सकते हैं बिना पात्रता परीक्षा के, तो पात्रता परीक्षा के बिना वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ क्लियर यहाँ पर इन्होंने कर दी गई है। इसके बाद प्रारंभिक पैमाने में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर्त प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित की जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग नियम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण अनुसार होगा, मतलब मध्य प्रदेश की महिलाओं जो हैं उनको सीधे तौर पर 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी भर्ती में किसी इन द सेंस की शिक्षक भर्ती में उसमें 100 पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 50 पोस्ट चली जाएगी महिलाओं को और 50 पोस्ट चली जाएगी महिला और पुरुष दोनों को। तो यहाँ पर सीधे तौर पर 50% आरक्षण चला गया है महिलाओं को। तो ये हो गया क्षैतिज आरक्षण। फिर उसके बाद में जितने भी अदर रिजर्वेशन मिलते हैं जैसे ST SC OBC EWS वो सारे ही आरक्षण उसके बाद में मिलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या होगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग के लिए 10% पद जो है यहाँ पर रिक्त रहेंगे। यानी कि 100 पोस्ट में से जैसा मैंने बताया आपको कि 50 पोस्ट महिलाओं को चली गई है और 50 पोस्ट पुरुष और महिला दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर 50 का 10% यानी कि 5 पोस्ट जो हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगी और सेम यहाँ पर भी रहेगी। अब उसमें मेल फीमेल दोनों हो सकती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल हो सकती है। फिर उसके बाद दिव्यांगजन के लिए आरक्षण दिया गया है जो कि 6% है। सेम यहाँ पर वैसी कहानी है जो भूतपूर्व सैनिक के लिए, जिसमें आरक्षण किस बेसिस पर मिलेगा, तो दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित है। फिर इसके बाद बहुदिव्यांगता जिसमें बहुत सारे यहाँ पर नियम दिए गए हैं। तो ये आप जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर कौन सा आरक्षण मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा अतिथि शिक्षक का आरक्षण। अतिथि शिक्षक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 दिवसीय कार्य यानी कि 3 शैक्षणिक सत्र या 200 दिवसीय कार्य यहाँ पर होना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवसीय
अतिथि शिक्षक रूप में आपने कार्य किया हो। इसके अलावा 3 सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होना चाहिए, जिसमें छुट्टियां शामिल नहीं होती। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पांचवा है कि अन्य किसी प्रवक्ता के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद जो आरक्षण दिए जाते हैं, जैसे नया अभी ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस किया तो उसके बेसिस पर आरक्षण मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करें कितनी पोस्ट होती है, कितनी सैलरी होती है और नियुक्ति अधिकारी यहाँ पर कौन होता है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्राचार्य हाई स्कूल के और उप प्राचार्य के जो हैं कुल मिलाकर पद हैं 1114, जिसमें द्वितीय श्रेणी की ये पोस्ट है। और यहाँ पर ग्रेड पे जो है 93,900 का ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है। मतलब मोटा मोटा यहाँ पर 42,700 से सैलरी स्टार्ट होती है और फिर बढ़ते बढ़ते 1,35,000 तक जाती है। सेम यहाँ पर हम बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में 48,223 पद हैं और इसका भी ग्रेड पे सेम ही है 93,900 और सैलरी इसकी भी जो है 36,200 से स्टार्टिंग होती है और लेवल 9 की ये ग्रेड है। चूँकि यहाँ पर 7वां वेतनमान अभी दिया गया, 8वां अभी आया नहीं है, तो सैलरी जो है एज पर लेवल 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलती है। फिर उसके बाद प्रधानाध्यापक, जिसमें माध्यमिक शिक्षक होते हैं, वो माध्यमिक शालाएं होती है, उनमें प्रधानाध्यापक की 250 पोस्ट ही है और इसमें भी ग्रेड पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही सेम ही रहता है। और इसकी जो नियुक्ति है संभागीय संयुक्त संचालय लोक शिक्षण यानी कि DPI द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद बात करें हमारे इम्पोर्टेंट माध्यमिक शिक्षक की, जिसकी भर्ती आने वाली है। लगभग 99,157 यहाँ पर पोस्ट जो है कुल मिलाकर MP में है और इसका ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा है। 32,800 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। लगते ही आपकी जॉब लगते ही इतनी सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें तो खेल के लगभग 931 पद हैं और इसका ग्रेड पे भी सेम ही होता है। 32,800 यहाँ पर सैलरी होती है। इसके बाद सेम अगले हैं माध्यमिक गायन वादन नृत्य में 700 पोस्ट है और ITI वाले अभी नया चला है ये, तो इसमें भी लेवल सेम ही है। उसके बाद हम बात करें प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला की, तो 250 यहाँ पर पोस्ट है और इनका जो लेवल है वो वर्ग 2 के लेवल के बराबर माना जाता है। तो ग्रेड पे भी उसी अनुसार सैलरी भी स्टार्टिंग 32,800 से शुरू होती है और इनकी नियुक्ति जो है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। फिर बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट प्राथमिक शिक्षक में है, 1,31,152 पोस्ट हैं। और हम बात करें यहाँ पर ग्रेड पे की, तो यहाँ पर छठा लेवल का ग्रेड पे मिलता है, जिसमें 52,200 जो है ग्रेड पे होता है और इसमें सैलरी जो बनती है 25,300 से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद हम बात करें प्राथमिक शिक्षक खेल की, तो यहाँ पर 860 पोस्ट है टोटल और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की, जिसमें प्रयोगशाला शिक्षक होते हैं, 8,515 पद यहाँ पर बताए गए। सैलरी इनकी भी सेम ही होती है। इसी तरीके से जैसे प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक में खेल गायन वादन नृत्य के टीचर होते हैं, यहाँ पर भी सेम ही हैं। गायन और वादन के लिए 635 पद हैं और नृत्य के लिए 254 पद हैं। इसके बाद हम बात करें IT सेक्टर में अभी नए इंट्रोड्यूस हुआ है ये, तो IT में जो है 762 पद यहाँ पर हैं और ग्रेड पे लगभग सभी का सेम ही होता है। फिर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट्स की, तो ड्राइंग और पेंटिंग के लिए 254 पद यहाँ पर हैं और इसका जो ग्रेड पे है काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आपको 9,300 का ग्रेड पे मिलता है, लेकिन यहाँ पर लेवल जो है 8 का होता है। तो सैलरी आपकी बनती है 32,800 रुपये के आसपास स्टार्टिंग में ही। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट्स और ग्राफिक आर्ट्स और सेम ही है वो। इसके बाद हम बात करें कि इनको रिजर्वेशन मतलब जो पदोन्नति है वो किस टाइप से की जाती है, तो यहाँ पर जैसे अगर प्राचार्य की बात करें तो इनको केवल और केवल 100% पदोन्नति ही मिलेगी। डायरेक्ट ये पोस्ट नहीं होती है, मतलब इसकी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है। बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो 50% इनको रिजर्वेशन रहता है कि जैसे जो वर्ग 2 का टीचर है उसका प्रमोशन होगा वर्ग 1 पर। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 पोस्ट खाली है तो 50 चली जाती है इनके पास में और 50 चली जाती है सीधी भर्ती में। सीधी भर्ती का मतलब होता है जो हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर बनते हैं। सेम यहाँ पर भी यही क्राइटेरिया है। अगर प्राचार्य है तो 100% रिजर्वेशन है
और अगर नहीं है तो 50-50 रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक एकमात्र ऐसा पद है, आपने देखा हो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर 100% जो है सीधी भर्ती द्वारा इसकी प्रक्रिया को किया जाता है। यहाँ पर पदोन्नति नहीं होती क्योंकि स्टार्टिंग पोस्ट ही यही है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया शैक्षणिक अर्हता और प्रोसेस होती है वो चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 21 वर्ष न्यूनतम सीमा रखी गई है। अगर मान लीजिए किसी ने 20 वर्ष की आयु में वो वर्ग 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो उसको जो है जॉब नहीं दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एज 21 साल होना ज़रूरी है। उसके बाद सामान्य विभाग के प्रचलन, ये तो अधिकतम आयु सीमा जो है जब नोटिफिकेशन आता है तभी बताएंगे ये कितनी रहेगी। इसके बाद में संबोधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा समकक्ष होना जरूरी है। मतलब आपने बीएड करा हो कंप्लीट प्लस आपके पास मास्टर डिग्री हो, वो भी 2nd ग्रेड के साथ में। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने न्यूनतम रखी है। अच्छा, इसकी नियुक्ति प्रोसेस क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उत्तीर्ण करने के पश्चात आप चयन परीक्षा देना अनिवार्य होगा। उसी के बेसिस पर आपका जो है यहाँ पर भर्ती की जाएगी। सेम माध्यमिक शिक्षक में भी सेम ही कहानी है, 21 वर्ष, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएड भी मान्य है। डीएड या बीएड होना चाहिए आपके पास में, और साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। और कौन से ग्रेड में? मिनिमम आपके जो है 50% यहाँ पर अंक होना चाहिए। और मतलब 50% तो आपका बीएड या डीएड में होना चाहिए, सॉरी, और 45% जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे इसमें। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। इसके बाद हम बात करें निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। उसके बाद उत्तीर्ण यानी कि चयन परीक्षा जो है वो पास करना चाहिए। और अगर वो मुख्य विषय है तो 3 वर्ष का अध्ययन उसका होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन जो है उसकी 3 वर्ष की होनी चाहिए, वो भी संबंधित विषय में। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संस्कृत का है और उसने हिंदी से एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन में जो है संस्कृत रही है, तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में भी सेम ही कहानी है, 21 वर्ष न्यूनतम है। लेकिन यहाँ पर इसमें प्राथमिक शिक्षक में इनको 18 वर्ष ही रखना चाहिए थी, क्योंकि इसका जो है क्राइटेरिया यही होता है 12th पास प्लस बीएड, डीएड या बीएड, यानी कि कम से कम 50% के साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल, वही 12th आपने पास किया हो, 50% होना कंपलसरी है। 12th में आपके 50% से ऊपर होना चाहिए, और 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएड किया हो। अच्छा, यहाँ पर बीएड वाले एलिजिबल है क्या? तो बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसकी भी सेम ही कहानी, पहले पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो और फिर उसके बाद में चयन परीक्षा उसको क्वालिफाई करना होगी। उसके बाद प्रयोगशाला शिक्षक की हम बात करें तो इसमें भी सेम ही कहानी है। ऑलमोस्ट बाकी के जो पोस्ट है आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या है, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने मोटे मोटे तौर पर सारे ही चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें, इसमें अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें ये क्लियर किया गया है कि जो नियम है ये बनाए जा रहे हैं आज से, तो आज से एलिजिबल होते हैं, मतलब यानी कि 27 दिसंबर से एलिजिबल है, यानी कि हमारी वर्ग 2 की भर्ती पर ये सीधा इम्पैक्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है और उसकी ग्रेजुएशन में मान लीजिए कोई इशू है, ग्रेजुएशन में जैसे अलग सब्जेक्ट है या फिर उसके जो परसेंटेज है 45% से नीचे हैं ग्रेजुएशन में, और उन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें दी गई है। ये तो इंग्लिश में आ गया है, वही बात है। लेकिन तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।